गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कई दिनों बाद मिले हैं फिर से। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या सीखेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है पार्ट वन और पार्ट टू हमने पढ़ा है, मतलब उसके बारे में, पैरो ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। अभी पार्ट थ्री अभी मेरे को करना था, जिसमें क्लीनिंग लिंक और कोटिंग के बारे में पढ़ना था। लेकिन आज से पहले हम लोग थोड़ा बहुत थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेशन का जो आधे घंटे का मॉड्यूल है कैलकुलेशन वाला, वो पढ़ लेते हैं। वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जब ऑडिट करते हैं पायरो सेक्शन का, तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, सेविंग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। क्योंकि जो भी आप कोई प्रपोजल बनाते हो, तो कोई प्रपोजल बनाने से पहले क्या करते हैं कि हम लोगों को पूरा का पूरा देखना पड़ता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और कैसे कैसे हम लोगों को उसकी सेविंग अपॉर्चुनिटी को मैनेजमेंट को दिखाना होता है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी की जो जो कैलकुलेशन है उसका एग्जैक्ट तरीका क्या है, और उसको फिर अगर हमको कोल कंजप्शन में दिखाना हो या किलो कैल सेविंग में दिखाना हो, कैसे निकालते हैं उसका पेबैक पीरियड। तो आज का जो आधे घंटे का जो मॉड्यूल रहेगा वो मेनली फोकस रहेगा उसमें अपना, ये अपना उसमें किसमें फोकस रहेगा अपना, ये रहेगा अपना फोकस थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेशन में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग मेनली तीन चार टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे टॉप साइक्लोन एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट बाय सीएफडी स्टडी। मतलब अगर मेरे को टॉप साइक्लोन का एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करना बाय सीएफडी, मतलब अगर मान लो हमारा जनरली क्या होता है, किसी भी साइक्लोन का हमको अपॉर्चुनिटी, इसका कंसेप्ट क्या है टॉप साइक्लोन एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट बाय सीएफडी का, कि जनरली हमारे जो लेटेस्ट साइक्लोन जो डिजाइन है वो 97.5% के लिए डिजाइन है। लेकिन मान के चलो आपके प्लांट में आपका साइक्लोन की एफिशिएंसी है 90%। इसका मतलब आपका ओवरऑल इंप्रूवमेंट का मार्जिन कितना है, 7.5% मार्जिन है। 7.5% आपका कलेक्शन एफिशिएंसी में मार्जिन है। दूसरा है कि अगर आप, अब इसके दो ऑप्शन है, आइदर आप नया साइक्लोन से इसको रिप्लेस करो या एग्जिस्टिंग साइक्लोन में आप सीएफडी स्टडी करा दो। जब जनरली क्या होता है, जब सीएफडी स्टडी कराते हैं तो आपकी 2 या 3% एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है ना। और अगर नया साइक्लोन लगाओगे तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा ना। उसका कंसेप्ट क्या होता है, अगर मान के चलो आपका डस्ट लॉस ज्यादा है, अगर आपका डस्ट लॉस ज्यादा है तो आपका ऑटोमेटिकली हीट लॉस भी बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा कि अगर आपकी साइक्लोन एफिशिएंसी कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, प्रीहीटर आउटलेट टेम्परेचर बढ़कर चलेगा, क्योंकि आपका जो हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका डस्ट लॉस ज्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से होते हैं। दूसरा हमारा जो कंसेप्ट है फॉल्स एयर रिडक्शन अक्रॉस प्रीहीटर। तो जनरली क्या होता है, जब हम लोग प्रीहीटर के अक्रॉस जो फॉल्स एयर रिड्यूस करते हैं, उसमें भी दो चीजें अपने को माइंड में रखनी है। एक तो ये रखनी है कि हमारे नॉर्म्स क्या है। जनरली हमारे अक्रॉस प्रीहीटर में 6-7% के ऊपर फॉल्स एयर नहीं होनी चाहिए। मान के चलो आपका 15% है, तो मतलब 7-8% आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो उसका कैलकुलेशन भी हम लोग देखेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस टीएडी। क्या देखेंगे, टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस टीएडी। तो टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस टीएडी में हमारा अलग है कि हम लोग जो हुड वाला जो एरिया होता है जहां से अपना टीएडी स्टार्ट होता है और जहां पीसी इनलेट पे हम लोग टेम्परेचर लेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा। तो जनरली हमारा वो कितना होना चाहिए, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उससे ऊपर जितना भी होगा वो हमारा क्या लॉस होगा। उसके बाद देखेंगे फेज डेंसिटी सेविंग कैलकुलेशन। तो फेज डेंसिटी का हम लोग कंसेप्ट समझेंगे क्या होता है, अगर नहीं पता है किसी को तो, कि फेज डेंसिटी कंसेप्ट ये है कि हम लोग 1 kg एयर में कितना केजी ओल कन्वेइंग कर रहे हैं ब्लोअर से। मान के चलो अगर मेरी फेज डेंसिटी 2 kg कोल पर केजी एयर है, ठीक है ना, तो इसका मतलब हुआ है कि 1 kg एयर में मैं 2 kg कोयला कन्वे कर रहा हूं। सिमिलरली अगर मेरी फेज डेंसिटी 6 kg कोल पर केजी एयर है, तो इसका मतलब है कि मैं 1 kg एयर में 6 kg कोल को कन्वे कर रहा हूं। तो जनरली क्या रहता है कि अगर आप ज्यादा कम एयर में ज्यादा कोयला कन्वे करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम में फॉल्स एयर इन्फिल्ट्रेशन और सिस्टम में जो ठंडी हवा है वो ऑटोमेटिकली कम जाएगी। फिर है रेडिएशन लॉसेस कैलकुलेशन। तो रेडिएशन लॉसेस कैलकुलेशन में तो ये पता ही है कि जो हम लोग प्रीहीटर में जो हम लोगों के जो लॉस निकालते हैं वो मैंने उसमें ये है, ये जो मैंने हीट बैलेंस की जो शीट पढ़ाया था, हीट बैलेंस का जो मॉड्यूल बनाया था, उसमें मैंने पढ़ा था वीडीजेड कोई इक्वेशन होती है रेडिएशन और कन्वेक्शन लॉसेस की, उससे भी आप रेडिएशन लॉसेस कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जनरली जब हम लोग थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेशंस करते हैं तो हमको क्या, हमारा तो एक पॉइंट होता है कि किलो कैल पर केजी क्लिंकर में सेविंग निकालना। लेकिन जब हम लोग किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर में सेविंग निकाल लेते हैं, उसके बाद भी हमारा दूसरा ऑप्शन आता है कि इस किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर को सेविंग में इन टर्म्स ऑफ कोल में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं। तो वो आज हम लोग सब कुछ सीखेंगे। ठीक है ना। तो ये है। अब आता है कि ये मान लो केस स्टडी है। केस स्टडी में कह रहा है कि डस्ट हमारा ये अपना ये केस स्टडी है, इसमें अपना हमको जो दिया गया है
ये वाला जो है यहां से मैंने फीड डाला 300 टीपीएच। क्या डाला मैंने? फीड डाला। तो फीड जब मैंने 300 टीपीएच डाला इसके अंदर, मैंने क्या डाला? फीड 300 टीपीएच डाला इसके अंदर। अब इस फीड 300 टीपीएच में अपना जो डस्ट लॉस कितना हो रहा है? 30 टीपीएच हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब मेरी डिजाइन एफिशिएंसी 96% है और एक्चुअल मेरा कितना है? 90% है। तो सबसे पहले जब आप प्रीहीटर का जब अपना ऑडिट करोगे तो सबसे पहले अपने को ये क्या देखना है कि मेरी डिजाइन एफिशिएंसी कितनी है और एक्चुअल कितनी है, ठीक है ना। तो मेरी डिजाइन कितनी है? 96 है और एक्चुअल 90% है। इसका मतलब है कि अप टू 6% मेरे को मार्जिन है अगर मेरे 96% चल रहा है। लेकिन जनरली हम लोग जब सीएफडी स्टडी करते हैं तो हमारे 2 या 3% साइक्लोन एफिशिएंसी बढ़ती है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हमको क्या क्या डाटा लेना है। जब हम लोग उसका प्रपोजल बनाएंगे तो हमको सबसे ज्यादा क्या डाटा लेना है? हमको ये लेना पड़ेगा किलन फीड पे फीड कितनी है, दूसरा किलन फीड का टेम्परेचर कितना है। तो किलन फीड का टेम्परेचर आप कहां से लोगे? जो सीएस साइलो का जो बिन लेवल होता है जहां से आपका मटेरियल जाता है वहां से आप उसका किलन फीड का टेम्परेचर ले लोगे, ठीक है ना। अब अभी जो डस्ट लॉस हो रहा है उससे मेरा हीट लॉस कितना हो रहा है? एटलीस्ट 10 किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर हो रहा है। ये हम लोग आगे देखेंगे ये नंबर आया कैसे। उसके बाद क्या हो रहा है? जो गैसेस जा रही हैं टॉप साइक्लोन के आउटलेट से उसका टेम्परेचर कितना दिया? 275 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे ये समझते हैं इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम इसको आगे कैसे करेंगे तो उसको देखने के लिए हम लोग अब फ्रेश फीड मेरी एंटर हो रही है 275 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब मेरे को 10% मेरा लॉस हो रहा है। तो अब इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा स्टेप 1 क्या है? स्टेप से हम लोग इसको समझेंगे क्योंकि आज ये जो मॉड्यूल है अपना पहला है कि प्रेजेंट साइक्लोन एफिशिएंसी। तो प्रेजेंट साइक्लोन एफिशिएंसी मेरी कितनी है? 90% है और डिजाइन एफिशिएंसी कितनी है? 96%। तो हम मेरे को क्या क्या डाटा लेना है? मेरे को पहले डाटा लेना है क्लिन फीड टू क्लिंकर फैक्टर। तो क्लिन फीड टू क्लिंकर फैक्टर मेरा कितना दिया गया है? 1.6 दिया गया है। अब प्रेजेंट डस्ट लॉस कितना दिया है? मान के चलो मेरा प्रेजेंट डस्ट दिया है 0.10 इंटू 1.6 0.16 केजी मटेरियल पर केजी क्लिंकर, ठीक है ना। सॉरी ये आएगा क्लिन फीड टू क्लिंकर फैक्टर है तो ये आ जाएगा 0.100 केजी मटेरियल पर क्लिंकर। मतलब जो भी मेरा लॉस हो रहा है क्योंकि जब हम लोग इसको क्लिन फीड टू क्लिंकर फैक्टर लेते हैं इसका मतलब कि 1.6 मैं जो क्लिन फीड ले रहा हूं उससे मेरा 1 टन क्लिंकर बनेगा। सिमिलरली मेरा जो 0.516 केजी मटेरियल ऑफ क्लिन फीड लॉसेस हो रहा है 0.16 मेरा केजी मटेरियल मेरा जो लॉस हो रहा है वो किससे हो रहा है? इससे हो रहा है, ठीक है ना। तो अपने को ये सब समझना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अब आगे हमको देखना है कि प्रेजेंट डस्ट लॉस मेरा हो गया 0.10 इंटू 1.60 0.16 केजी मटेरियल। अब आएगा कि प्रेजेंट हीट लॉस कैसे निकालेंगे। तो प्रेजेंट हीट लॉस निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को क्या करना पड़ेगा? जितना जो मटेरियल है 0.16 एमसीपी डेल्टा टी। अब इसमें हम लोग कई लोग पूछते हैं कि इसमें सीपी किसका लेना है। तो सीपी हम लोग किसका लेंगे? सीपी लेंगे हम लोग फ्लू गैसेस का। किसका लेंगे? सीपी, क्योंकि जो गैसेस निकलेंगे जो मटेरियल निकलेगा वो किसमें सस्पेंडेड होगा? वो गैसेस में सस्पेंडेड होगा। तो जब गैसेस में सस्पेंडेड होगा तो हम लोग फ्लू गैस का क्या लेंगे? सीपी लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब इससे हमारा जो प्रेजेंट हमारा जो हीट लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है? मेरा 10 किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर। कितना आ रहा है? 10 किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर। अब आता है कि अब इसके आगे क्या करेंगे? ये मेरा प्रेजेंट हीट लॉस है। अगर मान लो मैं 3% एफिशिएंसी बढ़ाता हूं, 3% एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा तो 3% एफिशिएंसी बढ़ाने से क्या होगा कि मेरा जो डस्ट लॉस है वो कम हो जाएगा। डस्ट लॉस मेरा जितना कम होगा उससे मेरा किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर कम हो जाएगा। जब मैं प्रेजेंट का किलो कैलोरी लूंगा और डस्ट लॉस के बाद किलो कैलोरी लूंगा तो दोनों का मैं जब सेविंग करूंगा तो वो मेरा कितना हो जाएगा? सेविंग मेरा आ जाएगा, ठीक है ना। अब आता है कि अब मैंने देखा कि रिकवरेबल कितना है मेरा? 3% है। तो मैंने क्या किया? 0.07 इंटू 1.60, ठीक है ना। तो ये मेरा अगर मान के चलो 0.07 इंटू 1.0 0.112। तो बेनिफिट इन डस्ट लॉस कितना हो गया मेरा? 0.16 इंटू 0.112। तो ओवरऑल मेरा जो पहले मैंने 10% का 1.6 लिया फिर मैंने 7% का लिया, ठीक है ना। अब मेरा वो बेनिफिट कितना दे रहा है? 3% का, क्योंकि पहले मेरा जो डस्ट लॉस हो रहा था वो 10% हो रहा था
लेकिन मैंने बोला कि अगर मैं सीएफडी स्टडी करूंगा तो मेरा वो कितना हो जाएगा टॉप साइक्लोन एफिशिएंसी, वो मेरा 93% हो जाएगा। तो अब मेरा डस्ट लॉस होगा 7%। तो 0.07 इंटू 1.6 दोनों को डिफरेंस ले लिया, 0.0148 केजी मटेरियल पर केजी क्लिंकर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैसेस, वापस से वही फॉर्मूला लगा तो मेरा कितना आ गया 3 किलो कैलोरी। इसका मतलब है कि अगर मेरे को कोई भी सीएफडी स्टडी से कोई भी प्रपोजल बनाना है तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं, 3 किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर। अब आता है कि थर्मल कॉस्ट। तो मेरी थर्मल कॉस्ट यहां पर कितनी दी गई है? थर्मल कॉस्ट मेरी जो दी गई है वो दी गई है 1000 MKL। कितनी दी गई है? 1000 MKL मिलियन किलो कैलोरी। और क्लिंकर प्रोडक्शन मेरा कितना दिया गया है? 4500 टन पर डे। और एनसीवी ऑफ कोल कितनी दी गई है मेरी? 6000 किलो कैल पर केजी क्लिंकर। तो ओवरऑल हीट सेविंग पर डे मेरा दिया है 3 किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर। तो ओवरऑल सेविंग कितनी होगी? 3 किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर के लिए कितना होगा? जितना आपका केजी क्लिंकर दिन में बन रहा है उस केजी क्लिंकर से आपका जितना केजी क्लिंकर बन रहा है 3 इंटू 4500 1000। तो ओवरऑल मेरी पर एमकेएल में कितनी वैल्यू आ गई? 13.5 मिलियन किलो कैलोरी पर डे मेरी सेविंग आ गई। तो कोल सेविंग कैसे होगी मेरी? कोल सेविंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एनसीवी ऑफ कोल से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 2250 केजी ऑफ फाइन कोल सेविंग आ गई। मान के चलो फाइन कोल की जो ग्राइंडिंग कॉस्ट है 18,000 पर टन है, तो रुपीस में कितने आ गए? 34,707 पर टन आ गया। अगर मेरे को उसको पर एनम में निकालना है तो पर एनम के निकालने के लिए मान लो मेरे 300 डेज और 330 डेज जो भी आप मान के चलते हो उससे मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ डेज पर एनम कितना होगा? 300 डेज में ले लूंगा, सेविंग इतना आ गया। इन्वेस्टमेंट 30 लाख मान के चल लिया तो मेरा पेबैक कितना आ गया? 4 मंथ्स आ गया। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी जो प्रपोजल बनाते हैं उस तरीके से हम लोग प्रपोजल कैसे बनाते हैं? इस तरीके से हम लोग प्रपोजल बनाते हैं। तो कंसेप्ट यही है कि अगर हमको कोई भी टाइप साइक्लोन एफिशिएंसी बढ़ाना है तो हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हम लोग जो मटेरियल जो है रिकवर करेंगे वो कितना रिकवर करेंगे। पहले कितना डस्ट हो रहा था, आफ्टर रिकवरी कितना डस्ट हो रहा है, उन दोनों से जो मटेरियल हमारा सेविंग होगा उससे एमसीपी डेल्टा टी से हम लोग किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर निकाल लेंगे। जो किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर हमने निकाल दिया उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद अपने को एनसीबी ऑफ कोल पता है। एमकेएल अगर मिलियन किलो कैलोरी की जो कॉस्ट दी है, मिलियन किलो कैलोरी की जनरल कॉस्ट निकाली जाती है वो पैड का जो परफॉर्मा हम लोग भरते हैं ना उससे निकाली जाती है कि आपका जो आपने रॉ कोल लिया और जो आपने रिसीव बेसिस पे आपने जो कोयला लिया उसकी कितनी कॉस्ट थी, उसकी कितनी एनसीबी, उसके कितनी जीसीबी थी, उसके बेसिस पे हम लोग एनसीबी निकालते हैं, उसके बेसिस पे अपना एमकेएल कॉस्ट निकाली जाती है। तो ये अपना हो गया एक अपना प्रपोजल। अब दूसरा प्रपोजल देखते हैं कि अब दूसरा प्रपोजल क्या होता है। अब कैलकुलेशंस आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया, और ये मेरी जो ओवरऑल सेविंग हो गई वो कितनी हो गई? 20 लाख हो गई। उसका पेबैक पीरियड आ गया 6 मंथ का। अब आता है मिनिमाइज द हीट लॉस इन द टर्सरी एडक्ट। तो जनरली क्या होता है कि हमारा जो पीसी से कूलर से जो पीसी का जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वो मेरा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जनरली अगर वो मेरा 40 मान के चलो आपने टेम्परेचर ड्रॉप किया कूलर से पीसी तक का, वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड आया। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का आने का मतलब है कि आपके पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड का मार्जिन है। जब आपके पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड का मार्जिन है तो आप क्या करोगे? तो उस 60 डिग्री सेंटीग्रेड में आप 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड का सेविंग पोटेंशियल मानकर कैलकुलेशन करोगे। तो इसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेम्परेचर ड्रॉप, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहले स्टेप क्या है? स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेम्परेचर ड्रॉप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रेजेंट टेम्परेचर ड्रॉप निकालेंगे। उसके बाद मार्जिन इन टेम्परेचर। अब मान के चलो हमारे पास कितना मार्जिन है? 70 डिग्री। हमारा टारगेट वैल्यू कितना है? 40, और हमारा अभी कितना 110। तो 110 माइनस 40 करूंगा तो मेरा मार्जिन कितना आ गया? 70 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा मार्जिन है। मतलब मेरे पास इतना पोटेंशियल है कि मैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड अपना जो अक्रॉस टीएडी के अक्रॉस मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूं। लेकिन मेरा जनरली 70 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं होगा, फिर भी 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड उतना भी हो, लेकिन मैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान के कैलकुलेशन करता हूं तो कितना सेविंग का पोटेंशियल है। अब जनरली अब कंसिडरिंग द रिक्यूपरेशन एयर, अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिक्यूपरेशन एयर निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हीट बैलेंस करना पड़ेगा और कूलर के अक्रॉस।
जब कूलर के क्रॉस मास बैलेंस करोगे, मास बैलेंस करने के बाद आपको रिक्यूबरेशन एयर की क्वांटिटी निकल जाएगी, ठीक है ना, कूलर बैलेंस करना पड़ेगा। तो कूलर से बैलेंस से हमने रिक्यूबरेशन एयर की वैल्यू निकाल दी 0.80 nm³ पर केजी क्लिंकर। अब मान के चलो मेरा 40% फ्यूल किलन में लग रहा है और 60% मेरा फ्यूल कहां लग रहा है, कैल्साइनर में लग रहा है। तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया, टोटल एक रिक्वायरमेंट फॉर कैल्साइनर क्या निकाला, 0.6 इंटू 0.80, तो मेरा आ गया 0.48 nm³ पर केजी क्लिंकर। तो ओवरऑल मेरा जो बेनिफिट आ गया 0.6192 केजी एयर पर केजी क्लिंकर मैं सिस्टम में दे रहा हूं। अब क्या है एमसीपी डेल्टा टी, तो एमसीपी डेल्टा टी के लिए मैंने क्या, डेल्टा टी का मैंने टेम्परेचर मैंने जो मार्जिन लिया है वो कितना लिया है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड का मैंने मार्जिन लिया है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखने वाली बात है कि अगर मेरा जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं जा रहा हूं, ठीक है ना, पहले मेरा आज तो कुछ जा रहा था, अब मैं अगर मैं 70 डिग्री का मेरा जो मार्जिन है उसका मेरा हीट लॉस मेरा कितना हो रहा है 0.6192 इंटू 0.25 इंटू 70, तो 0.25 क्या है, मेरी स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर है, ठीक है ना। तो ये मेरा कितना आ रहा है 10.836 किलो कैल पर केजी क्लिंकर, कितना आ रहा है 10.836। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 70, जनरली 70 आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको अगर कुछ तरीके से अगर मान लो यही ना एनर्जी ऑडिटर के एग्जाम में आते हैं इस तरीके के सवाल, ऐसे हुआ है तो आपको पूरा वो टेम्परेचर इनलेट वाला आउटलेट दोनों का डिफरेंस लेकर और फिर एज्यूम करके लिखना पड़ेगा। तो आपका ये हो गया 10.836 किलो कैल पर केजी क्लिंकर मेरा बेनिफिट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब थर्मल कॉस्ट दी गई, मान के चलो, तो थर्मल कॉस्ट मेरे को कितनी दी गई है 1100 मिलियन किलो कैलोरी दी गई है। तो मैंने ये बताया कि ये कॉस्ट जब पैड का जो परफॉर्मा होता है हम लोग उस बेसिस पे निकालते हैं, वो देख लेना BEE की वेबसाइट पे दिया हुआ है। उसके बाद जो क्लिंकर प्रोडक्शन दिया है 4500 टन पर डे, एनसीबी ऑफ कोल दिया है और ओवरऑल हीट सेविंग पर डे, तो 10 किलो कैलोरी से मेरा कितना सेविंग हो जाएगा 10.83 इंटू 4500 इंटू 1000, तो मेरा कितना होगा, इतना एमकेएल हो गया। इन टर्म्स ऑफ कोल कैसे निकालूंगा 6.96 टन ऑफ कोल इन अ डे। तो होता क्या है, आप कोल अगर कोल के टर्म में निकालना है तो कोल के टर्म में आप कैसे निकाल सकते हो, वापस से आपको एनसीबी ऑफ कोल जो मैंने पहले बताया था उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे आपका उससे कोल के टर्म में भी आ जाएगा। तो जब कोल के टर्म में आ जाएगा तो फाइन कोल ग्राइंडिंग की अगर आपको पता होगा कि इतनी ग्राइंडिंग कॉस्ट है, उससे मैं अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ओवरऑल मेरी क्या हो जाएगी, सेविंग निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना। अब आता है तीसरा इंपैक्ट। अभी हमने दो पढ़ लिए, पहला हमने पढ़ा कि सीएफडी स्टडी से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं और दूसरा हमने पढ़ा कि हमने टेम्परेचर ड्रॉप कॉस्ट सीएडी पढ़ा है। अभी दो तीन प्रपोजल और भी हैं लेकिन मैंने इसको डाला नहीं है, बहुत सारे कि जैसे हम लोग रीलोकेशन करते हैं इसका राइजर डक्ट का, वो भी एक प्रपोजल है, फिर डेंसिटी कैलकुलेशन के ऊपर भी सेविंग है, लेकिन मैंने इसलिए जानबूझकर नहीं डाला कि सब कुछ मैं डालूंगा तो आप लोग क्या करेंगे। तो आप लोगों को भी क्या करें, खुद जाएं, दिमाग लगाएं, कैलकुलेशंस करें। तीन का तो मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है पीपीटी में, और चौथा जो और प्रपोजल है उसके लिए एक मैंने न्यूमेरिकल डाला है लास्ट में, उसको सॉल्व कीजिए। उसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए। तो अब क्या है इंपैक्ट ऑफ फॉल्स एयर ऑन फ्यूल इलेक्ट्रिकल कंजप्शन। जब हम लोग प्रीहीटर में फॉल्स एयर निकालते हैं तो सबसे पहले हमारा तो दो चीजें हमको समझनी है इसमें। एक चीज तो ये समझनी हुई है कि हमारा फॉल्स एयर का जो इंपैक्ट है वो थर्मल कॉस्ट भी बढ़ाएगा और मेरा इलेक्ट्रिकल कॉस्ट भी बढ़ाएगा। तो जब आपको सिंपल से तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रिकल कॉस्ट पे निकालनी हो तो इलेक्ट्रिकल कॉस्ट तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब फॉल्स एयर निकालते हो, जैसे कि अपने फॉल्स एयर का मॉड्यूल है उसमें भी मैंने बताया था, एक बार इधर ही बता देता हूं। जितना आप फॉल्स एयर सेविंग करोगे, जैसे आपने जैसे कि हमारा टारगेट फॉल्स एयर है 6% अक्रॉस पीरियड और आपका 15% है, ठीक है ना। तो आपने मान लो 9% सेविंग की, तो 9.09 इंटू इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ पीरियड फैन वो आप ले लोगे, वो आपका किलोवाट में सेविंग आ गया। तो ये इलेक्ट्रिकल सेविंग तो आपका ऐसा हो गया। लेकिन थर्मल, जब हमको फॉल्स एयर निकालना है, थर्मल निकालना है, तो थर्मल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। मान के चलो आपको इंटरव्यू देने गए, ठीक है ना, अगर आप जिस प्लांट का कर रहे हो उसका तो आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो। कभी कभार इंटरव्यू में अचानक से पूछ लिया जाता है कि मान के चलो आपका 5% फॉल्स एयर बढ़ गया सिस्टम में, तो आपका हीट कंजप्शन कितना बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आपका हीट कंजप्शन कैसे बढ़ाओगे, तो उस केस में आपको पहले तो ये अगर आप पूछ सकते हो इंटरव्यू से सर कि हमारा आप किस केस में फॉल्स एयर की बात कर रहे हो, आप नॉर्मल कोल की बात में कर रहे हो या पैट कोक के या नॉर्मल कोल या पैट कोक विद टीएसआई या नॉर्मल कोल विद टीएसआई या नॉर्मल कोल की बात कर रहे हो। क्योंकि इससे आपको ये आइडिया पता चल जाएगा कि मेरा जो एनएम के ऊपर केजी क्लिंकर है पीटर फैन का वो कितना है।
क्योंकि अगर आपका टीएसआर के साथ बात करेगा तो एनएम क्यूब पर केजी क्लिंकर की वैल्यू आपको लगभग 1.6 के आसपास लेनी पड़ेगी। अगर वो पेटकोक की बात करता है तो 1.5 की लेना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मल कोल की बात करता है तो 1.4 लेना पड़ेगा एनएम क्यूब पर केजी क्लिंकर, ठीक है ना। तो पीटर फैन का जो थंब रूल होता है वो डिपेंडिंग अपॉन किस पे डिपेंड करेगा, फ्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा। मान के चलो आपका नॉर्मल कोल के लिए 1.4 एनएम क्यूब पर केजी क्लिंकर के लिए एयर है। अब मान के चलो वो बोला कि 6% आपने फॉल्स एयर की, तो ऑटोमेटिकली आप जो भी सिस्टम में फॉल्स एयर डालोगे या कोई भी एक्सेस एयर डालोगे वो निकलेगी कहां से, वो निकलेगी आपका प्रीहीटर आउटलेट से। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपका जो प्रेजेंट एनएमक्यू पर केजी क्लिंकर है उसमें आप 6% माइनस कर दो। जैसे कि अगर 1.4 है तो 1.4 का आप 6% ले लो, 0.06 इंटू 1.4, और 1.4 माइनस जो भी अपना बचेगा, मतलब जो भी आएगा 6%, इसको 1.29 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो मेरा आ जाएगा केजी एयर पर केजी क्लिंकर इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी। तो ये मेरी क्या आ गई, किलो कैल पर केजी क्लिंकर में थर्मल सेविंग हो गई। ये मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया। अब आगे देखते हैं इसको न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, फॉल्स एयर फॉर्मूला लगाना है। तो फॉल्स एयर फॉर्मूला लगाने के लिए डाउन कम ऑक्सीजन माइनस कैल्साइन आउटलेट इनटू 121 माइनस कैल्साइन आउटलेट। तो हमारी कितना आ रहा है, फॉल्स एयर कितनी आ रही है हमारी 13.5% आ रहा है। हमने कितना माना कि हमको 5% रिडक्शन करना है, और प्रेजेंट हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना दिया 1.50 एनएमक्यू पर केजी क्लिंकर दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है। अब क्या करना है अपने को निकालना है कि जो एनएमक्यू पर केजी क्लिंकर है इसको मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है, फ्लू गैसेस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या कर दिया 1.42 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 2.10 केजी गैसेस पर केजी क्लिंकर। रिडक्शन इन मास फ्लो बाय रिड्यूसिंग फॉल्स एयर, तो हमने क्या किया 0.05 इंटू 2.13 0.1065 केजी पर केजी क्लिंकर। जनरली जो 1.5 एनएमक्यू पर केजी क्लिंकर होता है उसमें आपका क्या होता है, 1.5 एनएमक्यू केजी क्लिंकर में आपका 0.8 तो रिक्यूपेशन ही एयर होगी। अगर मान के चलो अगर मैंने 0.8 रिक्यूपेशन एयर, मान लो अगर मैं नॉर्मल कोल दे रहा हूं 0.75 दी है, तो 0.75 एनएमक्यू पर केजी क्लिंकर तो मेरा वही होगा। तो 1.5 माइनस 0.75 मैं माइनस कर दूंगा, तो उतना तो मेरा रिक्यूपेशन ईयर हो गया। उसके बाद मैं जो प्राइमरी एयर देता हूं अपना बर्नर से, वो भी रहता है इसमें 1.5 में, तो वो आप निकाल सकते हो। उसके अलावा जो कैल्सिनेशन से गैसेस निकलती हैं और आपका जो फ्यूल जलता है उससे गैसेस निकलती है, वो टोटल मिलाकर ये आपके नंबर आता है। तो हमने, लेकिन ये टोटल अपना एनएमक्यू पर केजी क्लिंकर में, इसी मैंने डायरेक्ट 0.05 से मल्टीप्लाई करके इसको दिखा दिया 0.1065 केजी पर केजी क्लिंकर। तो हीट लॉस मेरा कितना होगा 0.051065 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैसेस इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस पे आपका निकल रहा है और जितना स्पेसिफिक हीट होगी फ्लू गैसेस की, इतना मेरा मासेस जो है वो मैं सिस्टम में एक्स्ट्रा दे रहा हूं। जब मैं जितना ज्यादा सिस्टम में एक्स्ट्रा मासेस दूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा जो हीट लॉस है वो मेरा बढ़ जाएगा। तो ये मेरा हो गया हीट लॉस। तो इससे मेरी आ रही है हीट लॉस, मेरी कितनी आ रही है, लगभग 6 किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो फॉल्स एयर अक्रॉस प्रीहीटर होता है वो बड़ा नुकसानदायक होता है, क्योंकि आपने देखा, क्योंकि जो प्रीहीटर आउटलेट टेम्परेचर अगर मान लो 5 स्टेज साइक्लोन है, 5 स्टेज प्रीहीटर है, उस केस में तो और भी नुकसानदायक है। 4 स्टेज है तो और भी नुकसानदायक है, क्योंकि आपका प्रीहीटर आउटलेट टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो इस केस में आपका कितना आ गया, क्लिंकर प्रोडक्शन इतना, एनसीवी कुल तो आपका लगभग 1 पर केजी क्लिंकर में 5% रिड्यूस करने से ही आपका 6% किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर का बेनिफिट मिल रहा है। अब वापस से ओवरऑल हीट लॉस पर डे की जो हमने कैलकुलेशन की थी वही करना है। 6.73 जो भी हमारा आया 4500 इंटू 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया कि हमारा पर डे एक दिन में कितना क्लिंकर प्रोडक्शन है। 4500 हमारा क्लिंकर प्रोडक्शन है, वो टन, ठीक है ना, टन पर डे में। तो 4500 इंटू 1000 इंटू 6.463, तो इतना किलो कैलोरी पर डे मेरी सेविंग हुई। इन टर्म्स ऑफ कोल कितना आ गया 4.326 इन टर्म्स ऑफ एमकेआर। तो ये पूरी सेविंग वापस से वही कैलकुलेशन होती है। तो ये तीनों लेने का लॉजिक क्या था, इन तीनों सवाल में हमारा लॉजिक सिर्फ इतना ही था कि हमको ये समझना है कि हमको अप्रोच कैसे चाहिए। उसके बाद जो आप एमकेएल में सेविंग निकालोगे या कॉस्ट कोयले में सेविंग निकालोगे, किसी और में सेविंग निकालोगे, वो हमेशा सेम रहती है। लेकिन हमारा मेन इंपॉर्टेंट यहां पॉइंट था कि हमको कंसेप्ट समझना है, क्योंकि जब तक वो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। अब इलेक्ट्रिकल लॉस में मैंने 5% रिडक्शन ले लिया, तो इलेक्ट्रिकल कॉस्ट पे 5% रिडक्शन किया कि इलेक्ट्रिकल पावर मेरी जो प्रीहीटर फैन की कितनी दी है 1400 किलोवाट दी गई। तो 1400 किलोवाट को मैंने क्या किया 0.05 इंटू 1400 इंटू 70 किलोवाट हो गया।
और ये ₹5 के WH मेरी वो इलेक्ट्रिकल कॉस्ट हो गई, और नंबर ऑफ डेज पर एनम कितना हो गया 300 हो गया। तो एनुअल सेविंग कितनी हो गई मेरी 25.2 लाख। अगर मैं टोटल सेविंग की बात करूंगा तो थर्मल सेविंग प्लस इलेक्ट्रिकल सेविंग होती है। तो इसलिए सीमेंट प्लांट में जो प्रीहीटर के अक्रॉस जो भी फॉल शेयर होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए अपने को ये है। अब एक और कंसेप्ट समझा देता हूं, न्यूमेरिकल मैंने दिया वो आपको खुद करना है। रिड्यूस कोल्ड एयर एंट्री इनटू सिस्टम। तो रिड्यूस कोल्ड एयर एंट्री इनटू सिस्टम का मतलब है कि जैसे हम लोग प्राइमरी एयर हुआ या कोल्ड कन्वेइंग फ्लो हो, इससे हम लोग ठंडी एयर सिस्टम में भेज रहे हैं। तो आजकल क्या है कि नए बर्नर आए, लो नॉफ बर्नर, तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने जो हमारा तो पहले 8 to 11% प्राइमरी एयर कंजप्शन था उसको रिड्यूस करके 4 to 6% रिड्यूस कर दिया। उससे हमारा क्या हुआ, हमारा हीट कंजप्शन जो था उसमें हमको बेनिफिट मिलता है। सिमिलरली जो हमारे कोल्ड कन्वेइंग फ्लोर होते हैं उसका अगर हम लोग इनपुट का जो वॉल्यूम है जो हम लोग ठंडी हवा सिस्टम में भेज रहे हैं उसको कम कर देंगे तो उससे भी अपने को बेनिफिट मिलता है। फेज डेंसिटी क्या होती है, केजी कोल पर केजी एयर होती है। 1 केजी एयर में मैं कितना केजी कोल डाल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये होती है। अब आता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या दिया है कि एम्बिएंट डेंसिटी दी गई, सीपी दी गई है एयर की, एम्बिएंट टेम्परेचर दिया गया, ब्लोअर वॉल्यूम दिया गया, प्रेजेंट कोल कंजप्शन दिया है, 8 pph इन प्री आउटलेट टेम्परेचर दिया है। अब कैलकुलेट द फॉलोइंग फेज डेंसिटी एट एग्जिस्टिंग वॉल्यूम, फेज डेंसिटी एट ब्लोअर वॉल्यूम ऑफ 2500 मीटर क्यूब पर आवर एंड किलोकैलोरी पर केजी क्लिंकर सेविंग विद इंक्रीज फेज डेंसिटी। मतलब आपको तो पहले प्रेजेंट फेज डेंसिटी निकालनी है, उसके बाद फेज डेंसिटी एट ब्लोअर वॉल्यूम डिस्प्ले। तो ये सवाल आपको इसलिए मैंने दे रहा हूं, अगर कोई जो लोग मतलब फ्यूचर में एनर्जी ऑडिटर के जो केमिकल इंजीनियर है, कोई भी ब्रांच के इंजीनियर है, अगर वो एनर्जी ऑडिटर है, कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस तरीके की न्यूमेरिकल की वो प्रैक्टिस करें। वो जनरली इस तरीके की न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे और उसको प्लांट में भी हेल्प करेंगे। तो आपको पहले क्या निकालना, फेज डेंसिटी। तो फेज डेंसिटी एग्जिस्टिंग वॉल्यूम के लिए आपको करना पड़ेगा केजी कोल पर केजीआर निकालना पड़ेगा। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फेज डेंसिटी एंड ब्लोअर वॉल्यूम 2500, मतलब पहले आपको 4500 मीटर क्यूब पर निकालना है, फिर 2005 मीटर क्यूब पर निकालना है। उसके बाद जो आपकी इंक्रीज फेज डेंसिटी आएगी उन दोनों से आपका कितना सेविंग होगा। तो इसका मैंने सॉल्यूशन डाला नहीं है, आप इसमें जाइए और उसको कमेंट में डालिए। अगर नहीं आता तो मैं फिर कभी होगा तो डिस्कस करेंगे, और मैं अगला लेक्चर जब लूंगा उसमें बता दूं करना है। लेकिन आप जब तक आप खुद करिए और कमेंट में इसका आंसर डालिए, समझाइए किसी को, तो इससे क्या होगा अपना है। और दूसरा यह है कि अभी मैंने इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी चालू कर दिया है। मतलब कई बच्चे पूछ रहे थे जैसे बुक्स बताओ, पढ़ने के लिए बताओ, तो एक ग्रुप बनाया हमने आसानी क्लासेस के नाम पे। उसमें मतलब काफी बच्चों ने मतलब ज्वाइन है। तो मैंने उसका जो लिंक है वो कमेंट में डाल रखा है, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा, मतलब अपना सीमेंट से रिलेटेड एक्सेल शीट जो भी होगी, तो उस ग्रुप में हम लोग अपडेट करते रहेंगे। और क्या है कि अभी आपका जनवरी हो गया है, फरवरी मार्च से अप्रैल से जब आपका जून अगस्त में से ऑडिटर का एग्जाम होता है, तो उसके भी कुछ लेक्चर्स लेंगे, उसको भी बताएंगे उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। कोई बच्चों ने पूछे कि सर उसके ऊपर भी वीडियोस बनाओ, तो उसको भी बताऊंगा कि एनर्जी ऑडिटर की एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। कोई ज्यादा टफ नहीं होता एग्जाम, अगर आप थोड़ा सिंसियर रहोगे तो आप एक ही बार में ही निकालो, कोशिश करना एक बार में। तो उसकी भी वीडियोस मैं बनाऊंगा। तो अभी क्या है, अभी जितना पढ़ाया गया है आज ही पायरो का, और कल या परसों में दोबारा एक और वीडियो डालूंगा अपना जो क्लीनिंग के बारे में जो रह गया था, उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो भी अगर आपको इस पर डाउट हो आप इसमें कमेंट में पूछिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और दूसरा है कि फॉरेन से भी मेरे को कॉल आ रहे हैं, कई लोग वीडियोस देख रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है। और तो ये है कि आप जितने लोगों को ये वीडियोस जो है शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा, और इससे क्या रहता है कि मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलेगा, वो मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे से वीडियोस आपके लिए बनाऊं, ठीक है ना। तो अभी जो भी है मैं बीच बीच में आपको ये जो स्लाइड्स बनाता हूं उसको अपलोड करता रहूंगा शेयर स्लाइड्स में, या मैं ग्रुप में कभी भी मन हुआ तो दे दूंगा। तो इसके लिए अभी जो फ्यूचर मॉड्यूल्स हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।